नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। विश्व भूगोल की सीरीज में भाग 17 में आज हम पृथ्वी की गतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कहने को तो छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल पृथ्वी की गतियों से संबंधित। पहला सवाल है, घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति यानी कि रोटेशन क्या है? तो इसका सही उत्तर है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के सापेक्ष लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व में घूमना घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति कहलाता है। नेक्स्ट है परिक्रमण के बारे में, जिसे वार्षिक गति भी कहते हैं, रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन क्या है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर यानी कि जियोइड मार्ग पर चक्कर लगाना परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाता है। तो चित्र देख के आप समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव। तो यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन देकर, तो आपको सभी ऑप्शन को यहां पर याद रखना है। तो वार्षिक गति का प्रभाव क्या होता है? दिन और रात का बड़ा होना या छोटा होना, यह वार्षिक गति के प्रभाव है। दूसरा है कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण भी वार्षिक गति के प्रभाव में आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ऋतु परिवर्तन होना। तो हमारे पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका सबसे प्रमुख कारण पृथ्वी का परिक्रमण या वार्षिक गति ही है। चौथा, ध्रुवों पर 6 माह का दिन या 6 माह का रात होना। तो ये सभी जो कारण है, ये सभी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं। इसके अलावा उपसौर, अपसौर तथा विषुव, ये सभी घटनाएं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इन सभी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी की वार्षिक गति। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी घूम रही है लेकिन फिर भी हमें आभास नहीं होता है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण में निरंतरता होना, और इसी कारण से हमें आभास नहीं होता है। आगे बात करते हैं मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो यह नक्षत्र दिवस कहलाता है। ध्यान रखना है, नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह होता है 23 घंटे 56 मिनट नक्षत्र दिवस की अवधि। लेते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहा जाता है? तो दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण में कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं जिनमें ऋतु परिवर्तन होता है? तो हमने देखा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी का परिक्रमण है, यानी कि पृथ्वी की वार्षिक गति है। तो 4 स्थितियां होती हैं। सूर्य किस दिन विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और उपरोक्त दोनों तिथियों में संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उस स्थिति में दिन और रात बराबर होंगे, और यह स्थिति विषुव कहलाती है। आगे बात करते हैं उपसौर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेरिहेलियन। यह घटना 3 जनवरी को होती है। चित्र के माध्यम से यह उपसौर की घटना है, पेरिहेलियन की घटना है, जो 3 जनवरी की होती है। और इस घटना की विशेषता यह है कि पृथ्वी इसमें सूर्य के बहुत ही पास होती है। नेक्स्ट है अपसौर की स्थिति, यानी कि एफेलियन, और यह 4 जुलाई को घटना घटित होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विषुव के बारे में। तो विषुव को अभी हमने समझा था, एक बार और समझ लेते हैं। संपूर्ण विश्व में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, और यह स्थिति ही विषुव कहलाती है। नेक्स्ट लेते हैं 21 मार्च, जो कि वसंत विषुव कहलाता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा शरद विषुव, जो कि 23 सितंबर को होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, वसंत विषुव और शरद विषुव। नेक्स्ट है ग्रीष्म अयनांत, कब होता है? तो यह 21 जून को होता है, और इसमें सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पाया जाता है और रात सबसे छोटी होती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, सीधी उसकी किरण पड़ती है,
तो वह ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। नेक्स्ट है शीत अयनांत, तो यह 22 दिसंबर के दिन होती है। तो सूर्य इसमें मकर रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है मकर रेखा, वहां पर सूर्य लंबवत चमकता है और यह स्थिति शीत अयनांत कहलाती है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है किस दिन के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है? तो यह स्थिति बनती है 21 मार्च के बाद। तो 21 मार्च में हमने देखा कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इसके बाद से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कि सूर्य की जो किरण है वह उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि उत्तरायण के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। नेक्स्ट है सूर्य कब कर्क रेखा पर लंबवत होता है? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है और यह ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत कहलाता है। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा रात सबसे छोटी होती है। तो हमने अभी देखा, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है? तो 22 दिसंबर की अब स्थिति पे चलते हैं। तो वहां पर यह मकर रेखा पर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा स्थित है वहां पर लंबवत होता है और इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पेपर बैक बुक आ चुकी है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक परचेज किया है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 15 पर जो पृथ्वी की गतियां हैं उसमें एक करेक्शन है, आप अपने बुक में कर लें। करेक्शन यह है कि वहां पर शीत अयनांत की जो तिथि रखी गई है वह 23 सितंबर है, जो कि गलत है, उसे सुधार कर आप 22 दिसंबर कर लें। वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ ना आने का एक प्रमुख कारण यह है कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो जो वो बुक होती है उसका रिवीजन भी होता है, तो उससे क्या होता है कि कई प्रकार की जो टाइपिंग मिस्टेक होती है उसका भी पता चल जाता है। और इस प्रकार जब पूरी वीडियो बन जाती है तो बुक्स की जो नोट्स होते हैं उसका एक रिवीजन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी छोटी मोटी टाइपिंग त्रुटियां होती है वह दूर हो जाती है, और वह इसीलिए ताकि आपके पास जो नोट्स पहुंचे उसमें त्रुटियां न के बराबर हो। अब बात करते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। ज्वार भाटा क्या है? तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की जो घटना है वह ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वार भाटा की ऊंचाई बहुत सारे तथ्यों पर निर्भर करती है, जिसमें जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा, सागर का खुला अथवा बंद होना, इन सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षक शक्ति ज्यादा होने का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा में देखा जाए तो चंद्रमा ज्यादा प्रभावी होता है सूर्य की अपेक्षा, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा पास है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रत्येक 24 घंटे में किसी स्थान पर कितने बार ज्वार आता है? तो 2 बार ज्वार आता है प्रत्येक 24 घंटे में किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट है दीर्घ ज्वार की स्थिति कब होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो वह दीर्घ ज्वार की स्थिति आती है। तो चित्र में आप देख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक सीधी रेखा में है, तो इस प्रकार यह स्थिति जो होती है यह दीर्घ ज्वार की स्थिति यहाँ पर होती है और इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है, सिजगी कहा जाता है इस स्थिति को। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है सिजगी की स्थिति में वह सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और इसी कारण से दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। निम्न ज्वार की स्थिति कब पैदा होती है? निम्न ज्वार शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 7वीं एवं 8वीं को आती है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से कितना नीचा होता है? तो लघु ज्वार या निम्न ज्वार एक ही बात है। तो लघु ज्वार सामान्य ज्वार से लगभग 20% नीचा होता है। लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न ज्वार की स्थिति कब होती है? तो निम्न ज्वार की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। तो आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मिलकर यहाँ पर समकोण बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस कारण से होता क्या है कि यह निम्न ज्वार की स्थिति होती है और इसमें सूर्य की शक्ति और चंद्रमा की शक्ति बढ़ जाती है और इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है।
चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होने के कारण प्रतिदिन ज्वार 12 घंटे के बाद के बजाय कितनी देरी से आता है? तो यह लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में, फंडी की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर एक दिन में 4 बार ज्वार कहाँ आता है? तो सामान्यतः पृथ्वी पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 बार ही ज्वार आता है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां 4 बार ज्वार आता है और यह है न्यू साउथहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में है। तो 2 बार यहां पर इंग्लिश चैनल से ज्वार आता है और 2 बार उत्तरी सागर से ज्वार आता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह स्थिति युति और वियुति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो यह स्थिति युति कहलाती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? तो सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और यह सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और जब चंद्र ग्रहण की घटना घटती है यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति वियुति कहलाती है। प्रत्येक पूर्णिमा तथा अमावस्या को चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की घटना क्यों नहीं घटित होती है? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण से प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना घटित नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की घटना घट सकती है? तो अधिकतम 7 घट सकती है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की भांति पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना प्रायः क्यों नहीं घटित होती है? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में अंतर है और इसी कारण से पूर्ण सूर्य ग्रहण की भांति चंद्र ग्रहण की घटना नहीं घटती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की घटना के समय कौन सी किरणों का उत्सर्जन होता है? तो यहाँ पर परावैंगनिक किरण आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण की घटना के समय इन किरणों का उत्सर्जन होता है और इसी कारण से कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को जो खुली आंखों से न देखा जाए। तो ये थे हमारे पृथ्वी की गति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।